बहुत समय पहले की बात है। अमरगढ़ के राजा विक्रम सिंह अपने पराक्रम, न्यायप्रियता और जन कल्याण के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध थे। राजा का दरबार सदैव प्रजा के लिए खुला रहता था। राजा को राजकाज के साथ साथ शिकार का भी बड़ा शौक था। जब जब उसे समय मिलता, वह अपने सेनापति और प्रधानमंत्री के साथ शिकार पर निकल जाता। यह उसके लिए केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति और धैर्य को परखने का एक साधन था। एक दिन वह अपने प्रधानमंत्री धवल चतुर्वेदी और कुछ विश्वस्त सैनिकों को लेकर जंगल की ओर रवाना हुआ। राजा ने जब घने जंगल में प्रवेश किया तो उसने एक नियम बनाया, जो सबसे पहले हिरण को देखेगा उसी को आज शिकार करने का मौका मिलेगा, बाकी सभी आराम करेंगे। यह बात सुनकर सैनिकों और मंत्री में हर्ष का संचार हुआ। यह नियम नया था पर उत्साहजनक था। सभी की निगाहें अब पेड़ों और झाड़ियों पर टिकी हुई थी। कुछ ही क्षण बाद राजा की नज़र एक तेज गति से दौड़ते हुए हिरण पर पड़ गई। राजा ने तुरंत घोड़े को एड़ लगाई और बोला, अब तुम सब विश्राम करो, यह मेरा शिकार होगा। राजा का घोड़ा बिजली की गति से दौड़ने लगा। हिरण बहुत सफल था, कभी बाईं ओर छलांग लगाता, कभी दाईं ओर झाड़ियों में छिप जाता। लेकिन राजा भी किसी चुनौती से पीछे हटने वालों में नहीं था। भागते भागते जंगल का घना क्षेत्र पीछे छूट गया और सामने तपता हुआ रेगिस्तान आ गया। अचानक हरियाली खत्म हो गई और सुनहरी रेत का विस्तार सामने था। पेड़ों की छाया के स्थान पर अब तपती हवा और सूरज की किरणें थी, जो जैसे देह को चीरती जा रही थी। राजा को अब हिरण कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसका घोड़ा भी थकने लगा था। तेज धूप, पसीने से भीगा हुआ शरीर और गले में उफनती प्यास, यह सब उसे विचलित करने लगा। राजा ने चारों ओर देखा। दूर दूर तक रेत थी, ना कोई झील, ना नहर और ना ही कोई कुआं। राजा ने घोड़े की पीठ थपथपाई और कहा, चलो साथी, हम अभी हार नहीं मानेंगे। उसके आवाज़ में थकान थी, लेकिन आत्मविश्वास भी था। साथ ही मन में एक प्रश्न भी उठ रहा था, क्या यह मेरा कोई इम्तिहान है? क्या ईश्वर मेरी परीक्षा ले रहे हैं? हर राजा के जीवन में कभी न कभी वह क्षण आता है जब उसे अपने भीतर झांकना पड़ता है, और विक्रम सिंह अब उस मोड़ पर खड़े थे। कई कोस चलने के बाद अचानक उसकी नज़र एक चमकती हुई जगह पर पड़ी। पहली नज़र में उससे भ्रम हुआ कि यह कोई मृग तृष्णा है, लेकिन थोड़ी देर देखने के बाद उसे यकीन हो गया कि वहाँ सच में पानी है, शायद कोई झरना है या छोटा तालाब। राजा ने घोड़े को फिर से एड़ लगाई और दोनों उस दिशा में बढ़ने लगे। जब वे पास पहुँचे तो देखा कि वह एक छोटा सा पानी का झरना था। झरने के पास 3 लड़कियां घड़े भर रही थी। राजा घोड़े से उतरा, गर्मी और प्यास से बेहाल। उसने एक लड़की से निवेदन करते हुए कहा, बहन, मुझे और मेरे घोड़े को बहुत प्यास लगी है, क्या थोड़ा पानी मिलेगा? लड़की ने उसकी ओर देखा और बोली, घड़ा सामने है, खुद पी लो और अपने घोड़े को भी पिला दो। मैं क्यों दूं? राजा के माथे पर बल पड़ गया। ऐसे उत्तर की उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वह बोला, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम किससे बात कर रही हो? लड़की ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं, और मुझे जानने की आवश्यकता भी नहीं है। यहाँ आने वाला हर राहगीर अपनी प्यास खुद बुझाता है। राजा स्तब्ध रह गया। एक शासक जिसकी एक आज्ञा से पूरी सेना सिर झुका देती थी, उसके सामने यह साधारण कन्या निर्भीक खड़ी थी। राजा ने भीतर उठते हुए क्रोध को दबाया और चुपचाप झरने से पानी पिया, अपने घोड़े को भी पिलाया और मन ही मन एक संकल्प लिया कि यह लड़की नहीं जानती कि उसने किसे अपमानित किया है। मैं इसे ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा जिसे यह जीवन भर याद रखेगी। राजा उस लड़की को दूर से देखता रहा
और जब वह तीनों लड़कियां घर लौटने लगी तो राजा चुपचाप उसी लड़की के पीछे पीछे चल पड़ा। उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी कि कौन है यह लड़की, इतनी निडरता उसमें कहाँ से आई, और क्या वह सचमुच नहीं जानती कि सामने खड़ा व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि एक राजा है। अंधकार धीरे धीरे रेगिस्तान पर छाने लगा था, लेकिन राजा के भीतर एक नई कहानी का बीज बोया जा चुका था। राजा विक्रम सिंह दूर से उस लड़की के पीछे पीछे चलता रहा। सूर्य अस्त हो रहा था, आकाश में सुनहरी लाली फैल चुकी थी। वह लड़की अपनी दोनों सखियों के साथ एक पगडंडी से होते हुए गांव की ओर बढ़ रही थी। कुछ ही समय में वे एक छोटी सी बस्ती में पहुंची, जहां मिट्टी की दीवारों और घास फूस की छतों से बनी झोंपड़ियां बनी हुई थी। वह लड़की एक झोंपड़ी के अंदर चली गई। राजा ने कुछ क्षण प्रतीक्षा की, फिर धीरे से झोंपड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक वृद्ध पुरुष निकला और विनम्रता से पूछा, कौन है आप? इस समय यहाँ कैसे पधारे? राजा ने मुस्कुराकर कहा, मैं अमरगढ़ का राजा विक्रम सिंह हूँ। आज मैं आपके गांव का अतिथि हूँ। वृद्ध की आंखें आश्चर्य से फैल गई। वह कुछ पल स्तब्ध रहा, फिर हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आपने हमारे घर को धन्य कर दिया। कृपया भीतर पधारिए। जो भी थोड़ा बहुत अन्न, जल और वस्त्र घर में थे, उस वृद्ध ने प्रेम पूर्वक राजा के समक्ष रखे। राजा ने सब कुछ विनम्रता से स्वीकार किया और कुछ क्षण बाद उसने वो बात कही जिसे सुनकर घर के सब लोग चौंक उठे। राजा ने कहा, मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। भीतर खड़ी वही लड़की जिसका नाम कल्पना था, यह सब सुन रही थी। वह दरवाजे के पीछे चुपचाप खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी वही आत्मविश्वास झलक रहा था। वृद्ध पिता ने कुछ पल मौन रहने के बाद राजा से कहा, महाराज, आप बड़े शासक हैं। हम आपकी प्रतिष्ठा और मर्यादा का आदर करते हैं, लेकिन हम साधारण लोग हैं। हमारे अपने रीति रिवाज हैं। हम समाज की मर्यादा के अनुसार ही अपनी बेटी का विवाह करते हैं। यदि कल को किसी युद्ध में आप हार गए या गद्दी छिन गई तो मेरी बेटी का भविष्य क्या होगा? राजघराने के लोग सामान्य जीवन नहीं जी पाते। मेरी बेटी मेहनत की आदी है। उसे कोई ऐसा जीवन साथी चाहिए जो उसके साथ खेतों में काम कर सके, जो भूख में भी संतोष रख सके और बारिश में भीग कर भी हंस सके। क्या आप ऐसा जीवन जी सकते हैं? राजा विक्रम सिंह गहरे विचार में डूब गया। यह प्रश्न उसके लिए अनजाना था। राजमहल में जन्मा और पला बढ़ा वह शासक कभी ऐसी स्थिति में नहीं आया था जहां उसे अपने अस्तित्व की गहराई से परीक्षा देनी पड़ी हो। कुछ देर बाद उसने संयमित स्वर में कहा, आपकी बातों में सत्य है, लेकिन मैं केवल राजा नहीं, एक इंसान भी हूँ। यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो मुझे आपकी शर्तों को स्वीकार करना होगा। मैं वचन देता हूँ कि मैं कोई हुनर सीखूंगा, अपनी दौलत का एक भाग कल्पना के नाम करूँगा और जीवन भर उसे सम्मान दूंगा। भीतर खड़ी कल्पना सोचने लगी, क्या सच में कोई राजा अपने अहंकार को त्याग कर साधारण जीवन जीने को तैयार हो सकता है? वृद्ध पिता ने कुछ पल सोचने के बाद गहरी नज़रों से राजा की ओर देखा और बोले, ठीक है महाराज, यदि आप सच्चे हैं तो आपको हमारे गांव का एक प्रमुख काम सीखना होगा। खजूर के पत्तों से दरिया, टोकरी और आसन बनाना, यही हमारा परंपरागत काम है। यदि आप इसे पूरी निष्ठा से सीख लें तो मैं अपनी पुत्री का हाथ आपके हाथ में सौंप दूंगा। राजा ने बिना किसी झिझक के मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं तैयार हूँ। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ राजा विक्रम सिंह गांव के अनुभवी कारीगरों के साथ बैठ गया। उसके कपड़े साधारण थे और हाथों में उत्सुकता। उसे सिखाया गया कि कैसे खजूर के पत्तों को तोड़ते हैं, कैसे उन्हें सुखाया जाता है और फिर कैसे उन्हें काटकर विभिन्न आकृतियों में बनाते हैं। वह राजा
जिसने तलवार चलाना सीखा था अब पत्तों को सलीके से मोड़ना सीख रहा था। गांव के लोग यह देखकर अचंभित थे। क्या वाकई यह वही विक्रम सिंह है जो सिंहासन पर बैठते हैं? लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि राजा रोज सुबह सबसे पहले काम पर आता है और सबके अंत में उठता है और बिना किसी घृणा या घमंड के हाथों से काम करता है, तो उनकी दृष्टि में आदर और श्रद्धा का भाव भरने लगा। राजा ने न केवल दरिया और टोकरी बनाना सीखा, बल्कि उसने उसमें सुंदर आकृतियां और कविताओं की पंक्तियां भी बुननी शुरू कर दी। उसके द्वारा बनाई गई चीजें गांव के बाजार में बिकने लगी और लोगों को उसकी कला में प्रेम और धैर्य झलकने लगा। कुछ ही सप्ताह में वह पूर्ण रूप से एक ग्रामीण कारीगर की भांति हो गया। जब एक दिन राजा ने अपने हाथों से बनाई गई वस्तुएं कल्पना के पिता के सामने रखी, तो वह चुपचाप उन्हें देखते रहे। उनकी आंखों में गर्व था। उन्होंने कहा, महाराज, आपने केवल हमारे काम को नहीं सीखा, बल्कि उसे एक नई आत्मा दी है। मुझे अब कोई आपत्ति नहीं। मैं अपनी पुत्री कल्पना का हाथ आपको सौंपता हूँ। गांव में साधारण जीवन जीने वाला राजा विक्रम सिंह आज सच्चे अर्थों में एक मनुष्य बन चुका था। वह अपने हाथों से बुनी हुई दरियां, टोकरी और आसन कल्पना के पिता को भेंट कर चुका था और अब एक नई शुरुआत की प्रतीक्षा थी। मंदिर में पवित्र अग्नि के समक्ष ऋषि के आशीर्वाद के साथ सप्तपदी और मंत्रों के बीच उनका विवाह संपन्न हुआ। कोई शाही ताम झाम नहीं था, केवल प्रेम, सच्चाई और सादगी की छाया थी। गांव वालों ने आशीर्वाद दिया। वृद्ध पिता ने हाथ उठाकर कहा, राजा साहब, अब हमारे दामाद नहीं, हमारे बेटे हैं। कुछ दिन बाद राजा विक्रम सिंह अपनी पत्नी कल्पना को लेकर अमरगढ़ के राजमहल में लौटा। शहर को जैसे एक नई रानी मिल गई हो। महलों में वाद्य यंत्र बज उठे। आम जनता ने सड़कों पर दीपक जलाए और राज दरबार में उत्सव का आयोजन हुआ। वजीर, मंत्री और दरबारी सभी ने राजा को बधाई दी। मगर उस रात जब उत्सव समाप्त हुआ और महल की मोमबत्तियां बुझने लगी, तब कुछ अजीब हुआ। राजा विक्रम सिंह ने राजसभा बुलवाई। वजीर और दरबारियों के सामने उसने कठोर स्वर में एक आदेश सुनाया। रानी कल्पना को राजमहल के अंधेरे बंदी गृह में कैद कर दिया जाए। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीर ने कांपते हुए स्वर में पूछा, महाराज, यह क्या निर्णय है? आपने अभी अभी विवाह किया है, फिर यह क्यों? राजा की आंखों में एक जमी हुई सर्द चमक थी। उसने कहा, याद है वह दिन जब मैंने प्यास से तड़पते हुए उस झरने पर पानी मांगा था और इस कल्पना ने मुझे ठुकरा दिया था? न राजा को पहचाना, न आदर दिया। उस दिन मैंने संकल्प लिया था कि एक दिन मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा जो जीवन भर याद रहेगा। कोई कुछ नहीं कह सका। सैनिकों ने आदेश का पालन किया। कल्पना, जिसने इस भव्य जीवन को प्रेम से स्वीकार किया था, आज उसी महल की अंधेरी कोठरी में धकेल दी गई। उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया, बस मुस्कुराकर कहा, राजन, यदि यही आपका न्याय है तो मैं उससे शिरोधार्य करती हूँ। मेरा नसीब मेरा है और मैं उसे स्वीकार करती हूँ। कल्पना को जिस कैद खाने में डाला गया था, वहाँ ना सूर्य की रोशनी थी, ना खुली हवा, केवल नमी भरी दीवारें, सीलन, अंधकार और एक छोटी खिड़की से आती हुई हल्की सी हवा। उसे प्रतिदिन एक सूखी रोटी और थोड़ा सा पानी मिलता था। वह लड़की जो खेतों में हंसती थी, आज चुपचाप होकर भगवान से प्रार्थना करती थी, हे शिव शंकर, यदि मेरे शब्दों से कभी किसी का अपमान हुआ हो तो मुझे दंड मिले, लेकिन यदि मेरे इरादे सच्चे थे तो मुझे शक्ति दीजिए। उसका चेहरा कमजोर होता गया, लेकिन उसका मन और अधिक शांत और दृढ़ होता चला गया। राजा विक्रम सिंह सोचता था, अब उसे पता चलेगा कि एक राजा से उलझने का परिणाम क्या होता है। समय बीतता गया। एक दिन राजा फिर से अकेला शिकार पर निकल पड़ा।
यह उसका पुराना शौक था, मगर आज उसका मन विचलित था। हिरण का पीछा करते हुए वह अनजाने में अपनी सीमाओं को पार कर गया और पड़ोसी राज्य नारायणपुर की भूमि में प्रवेश कर गया। वहाँ के सैनिकों ने एक अजनबी को जंगल में घुसते देखा और तत्काल गिरफ्तार कर लिया। जब राजा को नारायणपुर के राजा बलवंत देव के सामने लाया गया तो वह हंसते हुए बोला, अरे यह तो वही राजा विक्रम सिंह है जो अपनी ताकत के घमंड में दूसरों को झुकाने का दावा करता था। राजा बलवंत देव ने आदेश दिया, इसे उसी तरह के बंदी गृह में डाला जाए जैसी वह अपनी प्रजा के लिए चुनता है। अब विक्रम सिंह एक अजनबी भूमि के अंधेरे कैद खाने में था, ठीक उसी तरह जैसे कल्पना कैद थी। सिर्फ एक सूखी रोटी, थोड़ा सा पानी और चट्टानों सी दीवारें। पहले दिन ही उसे अपने किए पर पछतावा हुआ। मैंने क्या कर दिया, वह बड़बड़ाने लगा। मैंने जिस पर सबसे ज़्यादा विश्वास जताया उसी को अपने अहंकार की आग में झोंक दिया। हर रात वह दीवार से सिर लगाकर एक ही वाक्य दोहराता, हे भोलेनाथ, मुझे एक और अवसर दे दीजिए। मैंने जो किया वह पाप था। दिन गुजरते गए, उसके शरीर पर राजसी चिन्ह तो थे, लेकिन अब कोई नौकर नहीं था। कल्पना, जिसे उसने न्यायपूर्वक कैद में डाला था, उसके विचारों में हर घड़ी बसी रहती थी। अब उसे समझ आया, जिसे मैं सजा मान रहा था वह तो मेरे ही भीतर की सीख थी। कल्पना ने कभी मेरा अपमान नहीं किया, उसने मेरे घमंड को आईना दिखाया था। एक दिन उसने पहरेदार से निवेदन किया, भाई, मैं एक हुनर जानता हूँ। खजूर के पत्तों से टोकरी, आसन और दरिया बनाना जानता हूँ। अगर तुम मुझे कुछ पत्ते ला दो तो मैं उन्हें बना दूंगा, तुम बेच सकोगे। पहरेदार थोड़ा लालची था, सोचने लगा कि अगर कोई राजा यह काम कर सकता है तो इससे मुझे भी लाभ होगा। अगले ही दिन खजूर के पत्ते आ गए। विक्रम सिंह ने अपनी पूरी लगन, विनम्रता और हाथों की गुणवत्ता से एक सुंदर टोकरी तैयार कर दी। हर पत्ती के साथ जैसे वह अपने अपराध को बुन रहा हो, हर गांठ जैसे उसके पश्चाताप की गवाही बन गई हो। पहरेदार ने वह टोकरी बाजार में बेची और वह हाथों हाथ बिक गई। फिर वह हर दिन पत्ते लाने लगा और राजा हर दिन नए डिजाइन की चीज़ें बनाकर देने लगा। अब विक्रम सिंह को भरोसा हो गया कि यह दरवाज़ा है मेरी रिहाई का। एक रात उसने विशेष चटाई बुनना शुरू किया। उसमें खजूर के पत्तों के बीच एक सूक्ष्म चमड़े का टुकड़ा छिपा दिया, जिस पर उसने लिखा, मैं विक्रम सिंह हूँ, अमरगढ़ का राजा। मुझे दुश्मन राज्य ने बंदी बना लिया है। यह संदेश मेरे वजीर तक पहुँचाए। मेरी सल्तनत को मेरी आवश्यकता है। अगली सुबह पहरेदार चटाई लेकर बाजार गया। किस्मत ने एक नई करवट ली। वह चटाई एक व्यापारी ने खरीदी जो अमरगढ़ से आया हुआ था। जब उसने चटाई खोलकर देखा तो उसे वह चमड़े का टुकड़ा मिल गया। वह तत्काल घोड़े पर सवार होकर अमरगढ़ के राजमहल पहुंचा और वजीर को सारी बात बताई। राज्य में हलचल मच गई। सब जान गए कि विक्रम सिंह जीवित है और बंदी बना लिया गया है। पर वजीर ने कहा, हम युद्ध नहीं करेंगे, हम वार्ता और बुद्धि से अपने राजा को वापस लाएंगे। चयन हुआ सबसे चतुर राजदूत पंडित तुलसीदास का। उसे सोने की थाली, रत्न और शांति दूत की उपाधि देकर नारायणपुर रवाना किया गया। राजा बलवंत देव के दरबार में राजदूत ने झुककर नम्रता से कहा, महाराज, अमरगढ़ और नारायणपुर के वर्षों पुराने व्यापारिक संबंध है। यदि राजा विक्रम सिंह रिहा किए जाते हैं तो हम स्थायी शांति संधि और व्यापारिक मार्ग साझा करने का प्रस्ताव रखते हैं। युद्ध से नुकसान दोनों को होगा, शांति से लाभ सबको मिलेगा। बलवंत देव सोच में पड़ गया। वह जानता था कि यदि युद्ध छिड़ा तो कोई लाभ नहीं होगा। कुछ देर बाद उसने आदेश दिया कि राजा विक्रम सिंह को तत्काल रिहा किया जाए। जब विक्रम सिंह को कैद से बाहर लाया गया तो उसका चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था। यह कैसे संभव हुआ? वह बड़बड़ाया। राजदूत ने उसे राजमहल वापसी का निमंत्रण दिया।
आपका राज्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है महाराज। जब वह महल लौटा, महल के द्वार, गलियारों और सभा भवनों में दिए जलाए गए। वजीर और आम जनता ने स्वागत किया, मगर वह पहले जैसा विक्रम सिंह नहीं था। उसके भीतर अब झुकाव था, नम्रता थी और थी पछतावे की आग। उसने सीधा रुख किया महल के अंधेरे बंदी गृह की ओर। दरवाजा खोला, सामने वही कल्पना, थकी हुई मगर चेहरे पर संयम और आत्मा की रोशनी थी। विक्रम सिंह ने हाथ जोड़ लिए और फर्श पर बैठते हुए बोला, कल्पना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। तुमने मुझे असलियत दिखाई, मेरा घमंड चूर किया। मैं पश्चाताप की आग में जल रहा हूँ। क्या तुम मुझे माफ कर सकोगी? कल्पना की आंखों में आंसू थे, मगर वह आंसू नफरत के नहीं थे। राजन, मैं तो पहले ही क्षमा कर चुकी थी। आपके हृदय का परिवर्तन ही मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है। कल्पना को महल की रानी घोषित किया गया। उसके सुझावों पर राज्य में शिक्षा, न्याय और कला का नया अध्याय शुरू हुआ। विक्रम सिंह अब केवल राजा नहीं था, वह सेवक, कारीगर और न्यायप्रिय शासक बन गया था। दोस्तों, अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, सत्य और विनम्रता के आगे टिक नहीं सकता। जिसे हम छोटा समझते हैं, कभी वही हमें सबसे बड़ा जीवन पाठ सिखा जाता है। माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, बल्कि वही सच्चा राजा होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।